नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चौथे चरण के तहत वोटिंग चल रही है और दोपहर 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो उत्साहजनक कहे जा सकते हैं। तकरीबन 50%, 49.89% मतदान दोपहर 3 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। बांदा में 50.7% वोटिंग हुई है। फतेहपुर में दोपहर 3 बजे तक 52.51% मतदान हुआ है। हरदोई में 46.44% वोटिंग हुई है। ये आंकड़े दोपहर 3 बजे तक के हैं। इस वक्त 4 बज चुके हैं। लखीमपुर खीरी की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 52.98 यानी तकरीबन 53% वोटिंग हुई है। लखनऊ में दोपहर 3 बजे तक 47.83% मतदान हुआ है। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में 54.81% मतदान हुआ। रायबरेली में दोपहर 3 बजे तक 50.83% वोट डाले गए हैं। सीतापुर में 50.26% वोटिंग हुई है। वहीं उन्नाव में 47.31% मतदान दोपहर 3 बजे तक का हुआ है। कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं वो तकरीबन 50% के आसपास हैं। ये 3 बजे तक का आंकड़ा है और आखिरी के 3 घंटे बचे थे जिसमें 1 घंटे गुजर चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद जो अगले घंटे का अपडेट आएगा उसमें उम्मीद की जा सकती है कि यह आंकड़ा और बढ़ेगा और ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है ये उम्मीद की जा सकती है दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों को देखकर कि ये 65 से 70% के आसपास होना चाहिए। और न्यूज वन इंडिया लगातार अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर अभी तक आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। लोकतंत्र में आपको यह अधिकार है कि अगले 5 साल तक के लिए आप अपनी सरकार चुन सकते हैं, तो इस मौके को जाने मत दीजिए। आप अपनी सरकार चुनिए, अपने क्षेत्र के लिए एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनिए और वो सब कुछ होगा आपके वोट के आधार पर। दोपहर 3 बजे तक का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं जो तकरीबन 50% के आसपास है और अलग अलग जिलों में दोपहर 3 बजे तक का क्या कुछ फिगर रहा है, कहां पर कितने % वोटिंग हुई है, उसके इस वक्त आंकड़े दिखा रहे हैं। 9 जिले के 59 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं और ओवरऑल आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन से सीट पर किन किन उम्मीदवारों के बीच कौन कौन से स्टॉलवर्ट्स हैं, कौन कौन से दिग्गज हैं जिनके बीच सीधी लड़ाई नजर आ रही है, कौन से पार्टी के बीच किस विधानसभा सीट पर टक्कर देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर चौथे चरण में 9 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो ये 50% के आसपास बैठते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव तकरीबन आधे से ज्यादा इलाकों में आज 6 बजे के बाद मतदान हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे जो पश्चिम से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी अब वो अवध को पार करते हुए धीरे धीरे अवध के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा। 5वें चरण का जो वो चुनाव है वो 27 फरवरी को है। 3 और 7 तारीख को जो मतदान होना है वो पूरी तरीके से पूर्वांचल के इलाकों में होना है। अमित मिश्रा इस वक्त मेरे साथ पीलीभीत से जुड़ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित, किस तरीके की का रुझान है और 2017 से अगर हम कंपैरिजन करें तो इस बार के मतदान को आपने किस तरीके से देखा है? देखिए, अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो जनपद पीलीभीत में 4 विधानसभाओं पे पिछली बार 2017 में बीजेपी का पल्ला भारी रहा था। अब वहीं बात करते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो इस वक्त हम पीलीभीत में मौजूद हैं और यहाँ पर विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो अभी तक का जो आंकड़ा है मतदान का, हालांकि मतदाता सुबह से ही काफी खुश थे, लगातार अपने मतदान के लिए भी सक्रिय थे, जागरूक थे, तो लगातार मतदान किया है। वहीं अगर हम विधानसभा की बात करें तो अभी तक पूरी विधानसभाओं में जो मतगणना हुई है वो 54% से अधिक मतगणना हो चुकी है। इसका मतलब अभी जो समय शेष 3 बजे का जो समय था उसके अनुसार 3 जो मतगणना हुई है वो 54% हुई है। मतदाताओं में उत्साह भी काफी हद तक देखा जा रहा है। हालांकि कुछ दिक्कतें भी रही हैं। यहाँ विधानसभा बीशलपुर में भी 2 जगह बूथ जो बनाए गए थे वहां पर ईवीएम मशीन जो है नहीं चल पाई थी, शुरुआत में 1 घंटा लेट हुआ था। वहीं बात अगर हम पूरनपुर विधानसभा की करें तो वहां पे भी स्थिति यही। लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें या निर्वाचन के अधिकारियों की बात करें तो लगभग तमाम जो चीजें हैं
वो लगभग काफी कुछ सुधार कर ली गई हैं और मतदाताओं को दिक्कत होने से बचा लिया। हालांकि शुरुआत में लगभग मतदाताओं को कुछ दिक्कतें हुई थी, लेकिन ईवीएम जैसी समस्याओं को सुधार किया गया और तत्काल अपना मतदान कर सके हैं। तो अगर हम स्थिति की बात करें तो यहाँ पर मतदान जो है 54% प्लस हो चुका है और लगातार हम एक बूथ के सामने खड़े हुए हैं, एक केंद्र के सामने खड़े हुए हैं। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि जो उत्साह 2017 में था वो 2022 में भी बरकरार है। पीलीभीत की चारों विधानसभाओं पे प्रत्याशी बहुत जो भी प्रत्याशी लड़ रहे थे, लगभग 43 प्रत्याशी यहाँ पीलीभीत जनपद में अपना भविष्य जो है बनाने। चलिए 2017 में जिस तरीके से पीलीभीत के 4 विधानसभा सीटों में उत्साह देखा जा रहा था, कमोबेश वही स्थिति 2022 में भी नजर आ रही है। और एसके वाजपेयी भी इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। एसके, मेरे पास जो डाटा इस वक्त आया है दोपहर 3 बजे तक का, उसमें लखनऊ का आंकड़ा थोड़ा सा कम नजर आ रहा है और पिछले 3 चरण में हम देखें तो शहरों के कंपैरेटिवली जो ग्रामीण मतदाता हैं वो ज्यादा जागरूक नजर आए हैं, ज्यादा घरों से बाहर निकले हैं। लेकिन फिर भी लखनऊ के लोगों की जो संख्या है वो थोड़ी ठीक नजर आ रही है नोएडा गाजियाबाद से अगर हम कंपैरिजन करें। किस तरीके का रुझान आपको नजर आ रहा है लखनऊ के सभी विधानसभा सीटों पर? लोगों में कैसा उत्साह है और 2017 से 22 को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या चीजें आपने देखी हैं? बात करें तो 9 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें 47.62% मतदान अब तक 3 बजे तक हुआ है। अगर हम इनकी विधानसभा सीटों को देखेंगे तो 3 विधानसभा ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, जिसमें एक लखनऊ की बीकेटी है जो कि कॉर्नर पर पड़ती है और वो देहात क्षेत्र से जुड़ी हुई है। वहीं सरोजनी नगर विधानसभा है जहां से बीजेपी के राजेश्वर सिंह प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा प्रत्याशी हैं। वो ग्रामीण इलाका है और कुछ उसका शहरी इलाका है, कुछ इंडस्ट्रियल इलाका है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत अच्छा चल रहा है, लोग लगातार निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। दूसरी अगर हम 2 और विधानसभाओं की बात करें जिसमें एक मलिहाबाद है जहां से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी जय कौशल मैदान में है और वहीं एक दूसरी सीट है मोहनलालगंज जो कि पूरी तरीके से देहात इलाके से आती है। तो ये वो सीटें हैं। उसके अलावा अगर लखनऊ पश्चिम की बात करें, लखनऊ उत्तर की बात करें, लखनऊ पूर्व की बात करें, लखनऊ मध्य की बात करें, ये पूरी तरीके से शहरी सीटें हैं। हालांकि यहां पर मतदान प्रतिशत जो है वो थोड़ा सा जरूर कम है और हमने पहले भी देखा है जिस तरीके का ट्रेंड लगातार चल रहा था, चाहे हमने गाजियाबाद की हम बात करें या नोएडा की बात करें या जो भी शहर रहे हैं, हम आगरा को देख लें तो कहीं ना कहीं जो महानगर है, जो नगर निगम है, जहां पर बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं, ऑफिसेस हैं, लोग कोई ना कोई अपना बिजनेस करते हैं या कुछ भी दुकान करते हैं या सरकारी जॉब्स में हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो वोटिंग प्रतिशत था देहात की अपेक्षा या ग्रामीण इलाकों की जो सीट्स हैं उनकी अपेक्षा थोड़ा सा कम था। लेकिन फिर भी अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो अच्छा प्रतिशत अब तक जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये 3 बजे तक का जो आंकड़ा आता है करीब करीब आधे घंटे 40 मिनट पहले तक का होता है, क्योंकि आधे घंटे 40 मिनट लगभग इस आंकड़े को पूरा कंपाइल करने में चला जाता है। और कहीं ना कहीं अब जो पिछले 1 से 1.5 घंटा का जो समय बीत चुका है, जो टाइमिंग है, चूंकि लगभग 2:30 बजे का ये आंकड़ा रहा होगा और इसको 3 बजे जारी किया गया, तो अब लगभग चूंकि 4 बज चुके हैं, 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो हम कहें राजधानी लखनऊ में भी लगभग अब तक 50% के करीब में धीरे धीरे मतदान की स्थिति पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो ग्रामीण सीटें हैं, चाहे वो बीकेटी हो, चाहे यहाँ की मलिहाबाद हो या फिर सरोजनी नगर सीट हो या फिर उसके अलावा हम मोहनलालगंज सीट की बात करें तो वहां थोड़ा कंपैरेटिवली तेजी से मतदान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम 2017 और 2022 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो बीजेपी के पास 9 सीटें थी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास 1। 2012 में जब जाएंगे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की थी, उस दौरान 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पास यहां की थी। तो कहीं ना कहीं लड़ाई लगभग सभी सीटों पर होती हुई दिखाई दे रही है। कई बड़े चेहरे हैं जो यहां से मैदान में हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हम कानून मंत्री की बात करें, जिस हम क्षेत्र में खड़े हैं, ये बूथ है कैंट इलाके का, और यहां से उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक मैदान में है। हालांकि उन्होंने सुबह वोट भी किया था और लखनऊ उनका जो मतदान केंद्र है वो भी यही है और यहां से थोड़ी दूर पर वो रहते हैं। दूसरे अगर हम बात करें यहां की पूर्व विधानसभा की, बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जाती है और वहां से उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन मैदान
मैदान में हैं। और अगर हम तीसरी शहर की सीट की बात करें तो वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक नीरज वोरा हैं, जो कि लगातार अपनी सीट कई बार वो जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो यहाँ के आंकड़े हैं जो अभी हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की फाइट सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो सीटें हैं जहां से बीजेपी थोड़ा ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बाकी सीटों पर भी लड़ाई चल रही है। अगर हम सरोजिनी नगर सीट पर देखेंगे तो वहां पर भी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, ट्रेंड हो रहा है। जिन लोगों से हमने बात की उनका कहना है वो विकास पे वोट कर रहे हैं, शिक्षा पे वोट कर रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो, इन पर कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान थोड़ा ज्यादा है। अब देखना यह है कि क्या आंकड़े होंगे। जहां 2017 में बीजेपी के पास 8 सीटें थीं, 2012 में जाएंगे तो सपा के पास 7 सीटें थी, कुल 9 सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो फाइट है वो जरूर होती हुई दिखाई दे रही है। अब एक्चुअल आंकड़ा क्या है, जब 10 तारीख को यहाँ के मतगणना होगी और कहीं ना कहीं जब चीजें निकलकर सामने आएंगी तो दिखाई देंगी। और अगर हम ऑल ओवर देखें, जो पूरे प्रदेश के 9 जिलों की 62 सीटों पर मतदान हो रहा है तो वो करीब 49% के लगभग में है, जो कि अगर हम देखेंगे तो 3 बजे का आंकड़ा जो अभी तक आया है, चूंकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी तेजी के साथ बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मतदान प्रतिशत हमने पहले चरण में देखा है, दूसरे चरण में देखा है, तो कहीं ना कहीं वो तीसरे चरण से थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। और ये चूंकि चौथा चरण है और शाम 6 बजे तक लोग वोट डालेंगे। हालांकि आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो अभी भी लोगों की लाइंस लगी हुई हैं, और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आपको दिखाएं कि वो लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर महिलाएं हैं, मुझे लग रहा है कि शायद वो सुबह अपने घर का काम कर रही होंगी या जो भी उनकी दिनचर्या है उसको खत्म कर रही थी, और अब वो लगातार यहां पर आ रही हैं। सुबह एक भीड़ जैसी स्थिति मतदान केंद्रों पर थी, क्योंकि जो वीआईपी वोटर्स थे, चाहे वो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हो, आशुतोष टंडन हो, या उत्तर प्रदेश सरकार के जो आला अधिकारी हैं, लगातार वो पहुंच रहे थे और अपने परिवार के साथ वोट कर रहे थे। क्योंकि अब जो वक्त है वो आम जो वोटर्स हैं वो यहां पर आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें जरूर देखें तो लगातार चल रही हैं और लोग निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो 4 बज रहा है, 2 घंटे का समय अभी और है, लेकिन बावजूद इसके जो लोगों के अंदर उत्साह है वोटिंग का, वो जरूर थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो निश्चित है कि लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि ऑल ओवर में क्या मतदान प्रतिशत शाम 6 बजे तक का आता है। जी एसके, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लखनऊ राजधानी है और उसके जो 9 के 9 विधानसभा सीटें हैं वो बड़ी हाई प्रोफाइल होती हैं। राजधानी के अंतर्गत आने वाली सभी सीटें हाई प्रोफाइल होती हैं। ये मैटर नहीं करता कि वहाँ से कौन उम्मीदवार है, कौन सी पार्टी वहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2017 के कंपैरेटिवली 2022 में उस रिजल्ट को रिपीट करना कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक बार जब आप अपना बेस्ट दे देते हैं तो हर बार आप उस बेहतरीन लाइन को क्रॉस करने में लगभग आप बहुत होता है उसके करीब पहुंच सकते हैं, उससे बेहतर आप करने की स्थिति आपकी नजर नहीं आती। और इस बार 2017 से में जो बीजेपी की स्थिति थी वो 22 में ऐसी स्थिति नहीं है। थोड़ा आप उसको नीचे ही मान सकते हैं, ऊपर नहीं मान सकते हैं। तो चैलेंजेस बीजेपी के पास क्या है इस बार? बिल्कुल, अगर हम देखें जहां तक चैलेंजेस की बात है तो निश्चित है कि बीजेपी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस इसलिए भी हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो आप उन चीजों को लेकर कोई बहाना नहीं बता सकते हैं। जिन चीजों को लेकर लगातार सरकार बात कर रही है, कहीं ना कहीं उन पर लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, क्षेत्र का विकास है, जिसमें सड़क है, बिजली है, घर घर पहुंचाने वाले पानी की बात है। ये बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर लोग लगातार बात कर रहे हैं। और लोगों के से जो ट्रेंड अब आ रहा है, कहीं ना कहीं जो एक धार्मिक तौर पर चीजें होती थी, कहीं ना कहीं उससे जरूर थोड़ा सा लोग अलग दिख रहे हैं। लोगों से आप बात करते हैं तो वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं उनके बच्चों की शिक्षा है, वो चाहते हैं कि उनके आसपास में कोई ऐसा विद्यालय हो, डिग्री कॉलेज हो, जहां पे उनके जो बच्चे हैं वो वहां पर पढ़ सकें, उनके आसपास कोई रोजगार के ऐसे साधन हो जिसमें कहीं ना कहीं वो चीजों को कर सकें, आने जाने के जो साधन है वो वहां पर सुलभ हो। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो राजधानी लखनऊ के अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अगर आप जाना चाहें तो सीधे तौर पर आपको कोई साधन नहीं मिलेगा। आपको या तो अपने पर्सनल साधन से जाएं या फिर आप पैदल उस जगह पर जाएं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर अब लोग सोच रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो निश्चित है कि बीजेपी के लिए अपना रिकॉर्ड तोड़ना जरूर थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि इनकम्बेंसी भी है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़े हैं। जिन चीजों को लेकर वायदे थे जो पूरे हो गए हैं उनकी तो नई बात हो रही है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो चीजें नहीं हो पाई हैं उनको लेकर भी बात हो रही है। और बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी यह भी है कि जो पिछला 1.5 साल का वक्त हमने देखा है कि वो 1.5 साल का वक्त जो बीता है, जो कोरोना काल रहा है, उस दौरान ज्यादातर चीजें बंद रही, ऑफिस बंद रहे हैं,
है जो प्रॉपर तौर पर काम होना चाहिए था, चाहे वो सरकारी ऑफिसर्स का रहा हो या वो निजी संस्थाओं का रहा हो, नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि लोगों में इन सारी चीजों को, चूंकि समय के साथ साथ लोग ये सब भूल जाते हैं शायद कि क्या परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर लगातार लोग वोट कर रहे हैं। अब ये महत्वपूर्ण होगा कि आखिर वोट किस करवट बैठता है। ये सारी ठीक चीजें 10 तारीख को है, मैं आपके पास पता आता चलेगी हूं, जब परिणाम आएंगे। जी ठीक है, एस के आप बने रहिएगा। अमित भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं पीलीभीत से। अमित, पीलीभीत का जो सियासी समीकरण है, लोगों का रुझान तो आपने बता दिया कि 2017 में जैसे लोगों में उत्साह था वो 22 में भी वो उत्साह है। कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर लोगों के बीच चर्चा है, बातचीत है और उसको आधार रखकर लोग वोट कर रहे हैं? तो जो दिग्गज हैं वो लड़ रहे हैं। अगर हम सबसे पहले हम विधानसभा बीसलपुर से शुरुआत करेंगे। विधानसभा बीसलपुर में बसपा से जो प्रत्याशी हैं अनीश अहमद खां, चूंकि बसपा सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विवेक वर्मा बीजेपी से प्रत्याशी हैं और वर्तमान, इससे पहले उनके जो पिता विधायक रह चुके हैं तो उनके पुत्र हैं। और वहीं बात दूसरी ओर अगर हम सपा प्रत्याशी की करें दिव्या गंगवार की, तो उनके पिता भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो अगर इसमें चूंकि मुद्दा यहाँ बीसलपुर में सबसे बड़ी अगर हम बात की जाए तो कुछ चीजें ऐसी रही हैं जो वाकई में शिक्षा को लेकर के कुछ ऐसी चीजें हैं, हालांकि जो बीजेपी सरकार ने कुछ अच्छी की हैं, लेकिन वहीं अगर हम पूरनपुर क्षेत्र की बात करें तो वहां बीजेपी का ग्राफ जो है वो गिरता नजर आ रहा है। वहां पे समाजवादी प्रत्याशी जो है वो अधिक मेहनत के साथ साथ, चूंकि अगर समाजवादी प्रत्याशी की हम बात करें तो वहां पे जो आरती महेंद्र समाजवादी प्रत्याशी हैं तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही थी सपा सरकार में। और वो दूसरी ओर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं जो दोबारा उन पे भरोसा जताया गया था, बाबूराम पासवान, चूंकि इस बार उनको बीजेपी से टिकट दिया गया और वर्तमान में वो लड़ रहे हैं। तो ये स्थिति पूरनपुर की रही है। वहीं अगर हम बात करें सदर की, तो सदर में दिग्गज सपा के मंत्री रहे हाजी रियाज अहमद, उनके सुपुत्र को टिकट बसपा से मिला है। चूंकि वो सपा सरकार में मंत्री रहे, लेकिन साने अली जो उनके पुत्र हैं उनको भी बसपा सरकार से टिकट मिला है। और जो बीजेपी प्रत्याशी हैं संजय सिंह गंगवार, वो बीजेपी से विधायक थे, इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। तो समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार को लेकर के है। जिस तरह से चारों विधानसभाओं पे प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे हैं, समाज सभी पार्टियों ने उतारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रोजगार का है। यहाँ के जो लोग हैं, पीलीभीत तराई क्षेत्र है, यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में। यहाँ तो मुद्दा जो है सबसे बड़ा एक तो शिक्षा का है। हालांकि यहाँ पे अब बात हम बीजेपी की करें तो इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ पर एक योजना के अंतर्गत उसको मेडिकल कॉलेज दिया है, लेकिन अभी उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, पारित हो गया है। तो और मुद्दे की बात अगर हम रोजगार की करें तो यहाँ रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर युवाओं को रोजगार नहीं है। इसको लेकर के युवाओं के अगर हम रुझान करें युवाओं का, तो सबसे ज्यादा माथापच्ची अगर होती है तो इस युवाओं को रोजगार को लेकर के होती है। तो उनका कहना है कि हम वोट उसे देंगे, हम उसे सपोर्ट करेंगे जो हमारे रोजगार को लेकर के, हमारे मुद्दे, रोजगार के मुद्दे को लेकर के हमसे बात करेगा, हमारे रोजगार को बढ़ावा देगा, हमको रोजगार मिलेगा। क्योंकि ये तराई क्षेत्र होने के नाते यहाँ के जो लोग हैं वो रोजगार के लिए दूसरे स्टेट्स में वर्क करने जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार और शिक्षा का ही है। शिक्षा, रोजगार एक अहम मसला है। एस के वाजपेयी, ओवरऑल अगर हम बात करें, क्योंकि आज शाम को 6 बजे तक हम ये मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आधा से ज़्यादा संपन्न हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जो चुनाव है वो कुछ अवध का हिस्सा होगा, फिर छठा और सातवां जो राउंड है वो पूरी तरीके से पूर्वांचल का चुनाव होगा। क्या इश्यूज धीरे धीरे अब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा अपने रणनीति में बदलाव कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, एक इशू को एक लाइन पे चलकर आप नोएडा में भी वोट नहीं ले सकते और बलिया, गोरखपुर में भी नहीं ले सकते। दोनों जगह के इश्यूज अलग हैं, दोनों जगह के मुद्दे अलग होते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अगर हम देखें तो जो इश्यूज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे वो धीरे धीरे, जब हम बुंदेल की तरफ धीरे धीरे चुनाव बढ़ा, तीसरे चरण में जब समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे, जिसमें अगर हम देखें तो 9 जिले यादव बाहुल्य थे, जिसमें हम मैनपुरी की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, एटा की बात करें, इटावा की बात करें, कन्नौज की बात करें, 30 सीटें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर जो यादव बाहुल्य इलाके में आती है या वहां बड़ा फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं वहां पर मुद्दे धीरे धीरे बदलते हुए दिखाई दिए। और अब जब अवध का चुनाव हो रहा है, ज्यादातर जिले आज के अगर हम परिणाम
परिणाम को देखेंगे तो अवध के हैं और पिछले 2017 में 59 में से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और बाकी की जो अगर हम 9 सीटों को देखेंगे तो उसमें सभी थे। तो कहीं ना कहीं चीजें और मुद्दे जरूर बदल रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि देखिए अगर अखिलेश यादव ने आज भी लगातार ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा क्योंकि एक बड़ी संख्या खासतौर पर अगर हम देखेंगे पूर्वांचल से है, जो शिक्षा मित्र थे या शिक्षक की भर्ती दे रहे थे या बड़े पैमाने पर पुलिस में शामिल होने की बात कह रहे थे और अवध में जिसमें लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और सुल्तानपुर और लखीमपुर जैसे जिले आते हैं, कहीं ना कहीं यहां पर भी एक ये बड़ा मुद्दा है। तो लगातार वो कह रहे हैं कि वो शिक्षा मित्रों को समायोजित करेंगे, शिक्षकों के लिए काम करेंगे, पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, लगातार उनके ट्वीट्स आ रहे हैं और खासतौर पर युवाओं को रोजगार की बात वो कह रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर चिकित्सा का मुद्दा हो, जिस तरीके से काम पूरे प्रदेश भर में हुआ है उनका मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, लगातार उठाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं चीजें जरूर धीरे धीरे बदलती हुई जा रही हैं और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि पूर्वांचल की तरफ चीजें बढ़ रही हैं वैसे वैसे मुद्दे कहीं ना कहीं बदलते जा रहे हैं, चाहे वो धार्मिक तौर हो या फिर राजनीतिक जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बिठाने के सभी पार्टियों ने कोशिश की है क्योंकि टिकट भी इस हिसाब से ही फाइनल किए गए हैं कि वहां पर किस जाति का प्रभाव है। अगर हम सपा गठबंधन को देखेंगे तो 6 से 7 छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर चल रही है वो। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी निषाद पार्टी है, अपना दल सोनेलाल पटेल है। तो कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी हो या फिर सपा गठबंधन हो कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि अगर हम देखेंगे तो चाहे वो रायबरेली हो, अमेठी हो, सुल्तानपुर हो, कई ऐसे जिले हैं। बनी रहिएगा। अमित आप भी मेरे साथ हैं। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हो सुनवाते हैं पहले। है कि जिस तरीके से किसान, व्यापारी, नौजवान हर वर्ग के लोग वोट डाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। एक अच्छी परसेंटेज में वोट पड़ा है। सर आपने जनसभा करी, जनसभा में आप परिवार का जिक्र करते हैं कि परिवार वाले ही परिवार का दर्द समझ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ देर पहले बाराबंकी में थे, यहीं से पास में थे, उन्होंने कहा कि मैं परिवार का दर्द समझता हूँ, मैं पूरे भारत का दर्द समझता हूँ और जो परिवार की बात करते हैं वो मुस्लिम महिलाओं का दर्द नहीं समझते थे। हमारे बाबा योगी मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये बताए कि जिसने डीजल महंगा कर दिया हो, जिसने पेट्रोल महंगा कर दिया हो और कैसे लोग हैं जिनकी वजह से 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। क्या किसानों के परिवारों के प्रति इन्होंने शोक प्रकट किया कि जो लोगों ने 750 किसानों की जान ले ली हो वो परिवार वालों का दुख कभी नहीं समझ सकते। सर किसानों की बात हो गई और उसके बाद सर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जैसे केंद्र की एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा था अभी उत्तर प्रदेश में भी, आज वैसे ही महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता हैं नवाब मलिक, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में, कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल है, आज जनसभा में भीड़ थी, आपने जिक्र किया कि सभी समाज के लोग आपके साथ हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, बड़ी पार्टियां भी जुड़ चुकी हैं। कल उसी क्रम में रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने भी आपसे मुलाकात करी। ये मयंक जोशी वो पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी से बड़े पैमाने पे आज गोंडा में भी दूसरी पार्टियों के लोग आए हैं। समाजवादी पार्टी कोशिश रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जोशी भी जुड़ेंगी समाजवादी पार्टी? अभी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उनके बेटे समाजवादी पार्टी के साथ हमारी मुलाकात हुई है। यादव को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर कई मामलों को लेकर हमला बोला और उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौट रही है। अमित मेरे साथ लगातार पीलीभीत से बने हुए हैं, एसके वाजपेयी भी मेरे साथ लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। अमित के पास मैं चलूंगा। अमित, अगर हम बात करें क्या पीलीभीत के 4 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बसपा, कांग्रेस 4 दलों से इतर कोई ऐसा फैक्टर है जो काम कर रहा है? कोई 5वां दल है, निर्दलीय है, जो कुछ किसी का गेम खराब कर सकता है? और नेक टू नेक फाइट की बात करें तो चारों विधानसभा क्षेत्रों में किन के बीच नजर आ रही है? देखिए, अगर हम दल की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी, बसपा, समाजवादी पार्टी, सपा
तो ये सभी हैं, आम आदमी पार्टी के भी यहाँ पे कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात, जैसा आपने कहा, निर्दलीय की, तो बात हम करेंगे बीशलपुर विधानसभा से। यहाँ पर जिस तरह से बात की जा रही है, तो यहाँ पर निर्दलीय एक प्रत्याशी है नितिन पाठक। चूंकि ब्राह्मण होने के नाते वो, उनका मानना है कि ब्राह्मण वोट उनको सपोर्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये बीजेपी के लिए हो सकता है नुकसान साबित हो, क्योंकि उनका मानना है कि ब्राह्मण वोट नितिन पाठक को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्या होता है तो आने वाला समय ही बताएगा। तो एकमात्र ऐसी सीट है जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी से किसी विधानसभा पे कुछ स्थिति गड़बड़ा सकती है, या किसी के पक्ष में कुछ स्थिति जो है अलग हो सकती है। तो बात यहाँ पे सिर्फ बीशलपुर विधानसभा की है। बाकी निर्दलीय प्रत्याशी और जो भी पूरनपुर विधानसभा है, चाहे वो सदर विधानसभा है, बरखेड़ा विधानसभा है, तो ऐसी स्थिति में नहीं लगता कि वहां से कुछ निर्दलीय प्रत्याशी या अन्य पार्टी कुछ, अगर विशेषकर बात करें तो समाजवादी पार्टी, बीजेपी पार्टी और बसपा पार्टी, यही विशेष है जो यहाँ पर लगातार फाइट कर रहे हैं आपस में। इनके चलिए अमित, आप मेरे साथ बनी रहिएगा, एस के वाजपेयी आप भी मेरे साथ बनी रहिएगा।